अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यू नो कि हमने लास्ट लेक्चर में लर्निंग स्टाइल्स स्टार्ट किए हुए थे स्टूडेंट्स। तो उसमें से दो लर्निंग स्टाइल जो है ना वो रह गए थे। और उसके साथ साथ ये जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है ये हमारा रहता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग साइकिल, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। ये बेसिकली ना, इसके लिए मैं आपको नोट्स जो है ना एक बुक से, वो मैंने एक क्वेश्चन जो है ना वो मैंने आपको उस बुक से करवाना है। ठीक है, उसका मैं आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी सॉल्यूशन। ये मैं आपको वहां से करवाऊंगी, और उसके अलावा जो हमारे दो लर्निंग स्टाइल्स रह गए थे वो मैं आपको वहां से, जहां से मैंने बुक से हमने स्टार्ट किया वो तो पढ़ना, वहां से हम लोग जो दो लर्निंग स्टाइल्स रह गए थे हमारी, जिसमें डून एंड डन लर्निंग स्टाइल है और साथ जो है मेयर ब्रिग्स टाइपोलॉजी है। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की, तो वो हम पहले जो कर चुके हैं ना, पहले लर्निंग स्टाइल जिसमें कोल मॉडल और टाइलर, ये बेसिकली जो है ना वो, इसमें से कोल मॉडल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर में आ चुका है और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज साथ साथ हम लोग इनके पास पेपर डिस्कस कर लेंगे लास्ट पे, ताकि हमारा यूनिट जो है वो आज कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट जो यूनिट है वो हम लोग यूनिट नंबर 6 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जो कि है नीड असेसमेंट। ठीक है, ये देखें यहाँ से हमने लर्निंग स्टाइल्स स्टार्ट किए हुए थे बुक से। आई होप आप लोगों को बाकी सब लर्निंग स्टाइल्स की समझ आ गई होगी। जिसमें ये जो वर्क लर्निंग स्टाइल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पास पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन आता है ना वर्क लर्निंग स्टाइल वाला, ये दो तरह से आ सकता है। या ये एक तो ये वर्क लर्निंग स्टाइल भी है, और साथ इसको हम टाइप्स ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर वो पूछ लें कि टाइप्स ऑफ लर्निंग लिखें, तो आपने यही इसमें जो हमने पढ़ा था, वी से विजुअल, ऑडिटरी और रीड राइट और काइनेस्थेटिक। ठीक है, यही चार टाइप्स हैं लर्निंग के। अगर वो पूछ लें कि लर्निंग की टाइप्स डिस्क्राइब करें, तो यही आपने टाइप्स के अंदर भी यही लिखना है। ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइट और काइनेस्थेटिक लर्निंग, इसके अंदर आपने डिस्क्राइब कर देना। यानी कि लर्निंग स्टाइल जो है बेसिकली यही टाइप्स ऑफ लर्निंग में भी आ जाएगा, यही लर्निंग स्टाइल जो वर्क लर्निंग स्टाइल है। ओके, अच्छा तो आज हम लोग अपना अपने जो दो लर्निंग स्टाइल थे वो डिस्कस करते हैं, जिसमें डून एंड डन लर्निंग स्टाइल है और जो मेयर्स टाइपोलॉजी। ठीक है, जो कि 139 पेज से स्टार्ट हो रहे हैं। चलें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डून एंड डन लर्निंग स्टाइल ये बेसिकली किसने दिया था सबसे पहले, 1967 के अंदर जो है रिटा डून एंड केनिथ डून, इन्होंने दिया था ये। ठीक है, टू डिवेल्प अ यूजर फ्रेंडली मॉडल। इस मॉडल के अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इस मॉडल के अंदर 5 कैटेगरीज जो है ना वो 5 एलिमेंट्स इंक्लूड है, जिनकी बेस पे ये मॉडल जो है वो बनाया गया था। आपने ये जो इसके नेम्स हैं ये भी याद रखना है, और साथ ये भी कि ये कब मतलब उसने दिया था 1967 के अंदर। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जितने भी लर्निंग स्टाइल्स हैं ये साथ साथ इनके आपने याद रखने हैं कि कब कब किस किस ने दिया था। इसको आप लोग अपनी बुक पे मार्क कर लें, और इसके अलावा जब लास्ट पे आपका एग्जाम होगा उस टाइम आपने इसके नोट्स जो है ना वो अपनी रजिस्टर पे भी आपने बनाते जाना, ताकि वहां से भी आप लोग देख के तो सबका कंपैरिजन करके डेट्स जो है ना वो याद रखें। ठीक है, नेम पूछ लिया जाता है, ये डेट पूछ ली जाती है किसी भी एक मॉडल की, कब दिया था, किसने दिया था, तो ये आपने याद रखना होता है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली 5 हमारे पास ना बेसिक स्टिमुलाए थे। ठीक है, वो अब हम लोग सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से स्टिमुलाए थे। सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर फर्दर हम स्टिमुलाई को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टिमुलाई थे जिसकी बेस पे ये मॉडल बनाया गया था। देन इमोशनल एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद इसके सोशियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं और फिजिकल एलिमेंट्स हैं, और देन जो है ना साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स में, फर्दर सब टाइप्स क्या हैं। उसके अंदर इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स में आ जाता है हमारे पास साउंड, लाइट, टेम्परेचर और डिजाइन। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये किस तरह से हमारे हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ये चीज हमने इसके अंदर पढ़नी है। ये इसका बेसिक मकसद है, मतलब इसका बेसिक पर्पस ये है इस मॉडल का जो इसने दिया था, डू एंड लर्न लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि कौन सी अप्रोचेज हैं, कौन से प्रेफर्ड वेज है जिसके थ्रू लर्नर जो है वो लर्न करता है। और
वो उनको किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। तो ये बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू लर्नर्स जो है ना वो लर्न करते हैं, और कुछ उनको जो डिफिकल्टीज पेश आती हैं इसमें, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल एलिमेंट्स। इमोशनल एलिमेंट्स में हमारी मोटिवेशन आ जाती है, परसिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ये चार एलिमेंट जो है ना वो इमोशनल एलिमेंट्स के अंदर आ जाएंगे, ओके। उसके बाद जो है ना सोशियोलॉजिकल पैटर्न्स, इसके अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। सोशियल सोशल से निकला ये वर्ड, मतलब कि हम लोग, कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ ग्रुप्स के अंदर जो है ना कॉम्बिनेशन में मतलब पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो बात है यहाँ पे कि वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसके अलावा फिजिकल एलिमेंट्स है। फिजिकल एलिमेंट्स में हमारे पास परसेप्चुअल स्ट्रेंथ है, इनटेक है, टाइम ऑफ डे है, मोबिलिटी है, ठीक है। अब इनको हम लोग आगे फर्दर जो है ना वो डिस्कस भी करते हैं। देन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। इसमें ये होता है कि कौन से मतलब कि लर्नर किस वेज के थ्रू जो है ना, सच एज द वेज लर्नर्स प्रोसेस, यानी कि इसमें हमारा साइकोलॉजिकल, साइको से मीन्स के हमारा ब्रेन का प्रोसेस आ जाता है, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कैसे रिएक्ट करता है ना। ठीक हो गया, रिएक्ट टू इंफॉर्मेशन। ये हमारे बायोलॉजिकल, विच आर आल्सो बायोलॉजिकल इन नेचर। तो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखें ये पिक्चर में भी उन्होंने दिखाया हुआ है, ये स्टिमुलाई हैं हमारे पास जो यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। ये 5 स्टिमुलाई हैं और ये एलिमेंट्स हैं इनके, ठीक है। यही आज के टॉपिक हमारा जो मेन फोकस है इसका। इसमें इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट के अंदर हमारे साउंड आ जाती है, लाइट आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, डिजाइन आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बारे आपने पहले तो इसके स्टिमुलाई के नेम याद रखने हैं कि 5 स्टिमुलाई हैं, कौन से लिस्ट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे उसके एलिमेंट्स लिख देने के, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देन इमोशनल के अंदर हमारी मोटिवेशन आ जाती है, परसिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल, सोशल में हमारे क्या होता है, पीयर्स, मतलब कि हमारे कोलीग्स आ जाते हैं। हम लोग खुद सोशल में, सोशल एलिमेंट में हमारा खुद सेल्फ है, ठीक है। पेयर, टीम आ जाती है, ठीक है, एडल्ट और वेरिड। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाता है फिजिकल। फिजिकल में परसेप्चुअल, इनटेक, टाइम और मोबिलिटी, ये आ जाएगी, ठीक है। फिजिकली हम मोबाइल, मतलब कि एक चीज जब एग्जिस्ट कर रही होती है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारी लर्निंग को। तो उस इस ये हम लोग जो है ना वो फिजिकल में डिस्कस करेंगे कि ये एलिमेंट्स जो है ना वो किस तरह से लर्नर इसके थ्रू जो अफेक्ट होते हैं, कैसे जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो उसके बाद साइकोलॉजिकल एलिमेंट स्टिमुलाई आ जाता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं एनालिटिकल वर्सेस ग्लोबल, ठीक है, हेमिस्फेरिक, प्रेफरेंसेस, इम्पल्सिव और रिफ्लेक्टिव। इसके बारे में मैं आपको आगे जो है ना, इसकी डिटेल है तो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगी ये। सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट है वो है इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है लाइट, टेम्परेचर, ये सब कुछ आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं लाइट की, तो कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो ब्राइट लाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें लो लाइट में पढ़ना मतलब पसंद है, जिससे हमें अच्छा याद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में क्या होता है कि कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो वार्म टेम्परेचर में कंफर्ट होते हैं, कुछ कूल में। तो इस तरह ये कूल और हॉट और कोल्ड इस हिसाब से आपने याद रखना है। लाइट के अंदर हो जाएगा तो ब्राइट लाइट आ जाएगी और डिम लाइट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास डिजाइन है। डिजाइन का मतलब क्या होता है बेसिकली, डिजाइन के मतलब के जो कुछ कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो फॉर्मल डेस्क वगैरह पे, कुछ सोफास पे, यानी कि कहाँ बैठ के वो पढ़ना पसंद करते हैं, डिजाइन के अंदर वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जिसमें कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो देखें चेयर पे बैठ के पसंद करते हैं पढ़ना, कुछ फ्लोर पे, कुछ कहते हैं पिलोस का इस्तेमाल करते हुए हम पढ़ें, और कुछ कारपेट के ऊपर बैठ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट डिजाइन वो चूज करते हैं कि हम किस तरीके से जो है ना हम कंफर्टेबल फील होते हैं। जैसे कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ लर्नर्स होते हैं जो वो फ्रीक्वेंट बॉडी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू उनको बेस्ट लर्न होता है। तो ये डिजाइन के अंदर ये चीजें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर लिख देना। फॉर्मल में डेस्क आ जाएगा, इनफॉर्मल के अंदर कोई भी सोफा, फ्लोर वगैरह, सीटिंग, यानी कि कुछ फर्श पे बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ फॉर्मल तरीके से मतलब के डिजाइन को चूज कर रहे होते हैं, कुछ इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल में हमारे पास आ जाता है कि जो प्रॉपर हम लोग आगे हमारे टेबल पड़ा हो और हम लोग बैठ के चेयर के ऊपर पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लर्नर इस तरीके से नहीं पसंद करते, हर किसी के जो है वो जो प्रेफरेंसेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इमोशनल एलिमेंट्स। इमोशनल के अंदर हमारी सबसे पहले मोटिवेशन आ जाती है।
मोटिवेशन हमारी इनर ड्राइव होती है, जो हमें क्या करती है, पढ़ने पे उभारती है। कुछ जो पर्सन होते हैं उनको मोटिवेशन देनी पड़ती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स आपके जैसे होते हैं, जो कि जिसमें से कुछ जो है वो मोटिवेटेड भी होते हैं, कुछ अनमोटिवेटेड होते हैं। कुछ को किसी के कहने से भी असर नहीं होता, और कुछ जो है वो उनको मोटिवेशन दी जाती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन। इस तरह हमारे पास आगे आ जाता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड, ठीक है। अब ये भी हर किसी की इसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो प्रेफरेंसेस होती हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। कुछ जो होते हैं ना बेसिकली, वो क्या करते हैं, वो टास्क को ना पीसीस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। वो रेस्ट लेते हैं, रेस्ट पीरियड्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए जल्दी से काम को कहते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। कुछ जो है वो इंटरवल्स के थ्रू टाइम को कंप्लीट कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, लॉन्ग अटेंशन उनको चाहिए होती है। मतलब कि वो किसी चीज को जब समझ रहे होते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज को परसीव करने के लिए। कुछ जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो दैट इज परसिस्टेंस, ठीक है। Those with long attention spans can get the job done in a block of time, whereas those whose attention span is short can take the opportunity for breaks without feeling guilty or rushed. That is persistence. और ये हर किसी की अपनी डिफरेंट होती है, ठीक है बच्चों। कि कोई चीज, कोई लोग जो कि स्टूडेंट्स किस तरीके से मतलब कि फोकस्ड रहते हैं, ये बेसिकली परसिस्टेंस होती है, एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड। इसको हम परसिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लर्नर्स जो होते हैं ना बेसिकली विद लो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजली आर नॉन comforting। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि लर्नर्स सेंस ऑफ ओनरशिप, यानी कि कितने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। लर्नर्स विद लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अब जो रिस्पॉन्सिबल वे से काम नहीं करेंगे, वो उनका रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। जो काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिल करेंगे, तो उनके रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में वही आ जाएगा कि कुछ जो होते हैं ना बेसिकली, दिस रेफर्स टू आइदर द प्रेफरेंस फॉर रिसीविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, गाइडेंस और रूल्स फॉर कैरिंग आउट टास्क। यानी कि स्ट्रक्चर के मतलब गाइडलाइंस आ जाएंगी, या फ्लेक्सिबिलिटी, कि उनको प्रॉपर आप गाइडलाइंस दे दोगे तो वो काम परफॉर्म करेंगे। कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको आप गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हो प्रॉपर, फिर वो काम परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से अपनी गाइडलाइंस जनरेट करते हैं। तो ये भी डिफरेंट, ये भी जो है ना वो स्ट्रक्चर वो वेरी करता है, ठीक है। अमाउंट और काइंड ऑफ नॉलेज इज प्रोवाइडेड, ये डिपेंड करता है लर्नर की एबिलिटी पे, कि वो कितना मतलब के रिस्पॉन्सिबल डिसीजन को, उसके अंदर कितनी एबिलिटी होती है। लर्नर्स एबिलिटी टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क, इस चीज पे ये चीज जो है ना वो आपकी डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है सोशियोलॉजिकल एलिमेंट्स। सोशियोलॉजिकल एलिमेंट्स के अंदर आता है लर्निंग अलोन। मतलब कि कुछ जो लर्नर्स होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं कि वो अकेले ही स्टडी करें, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ स्टडी करना पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उन पे कि वो कौन सा मेथड जो है वो चूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ एन अथॉरिटी फिगर। मतलब कि कुछ लर्नर जो होते हैं ना वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब कोई अथॉरिटी या कोई एक्सपर्ट जो है उनके पास होता है, ठीक हो गया। और कुछ जो होते हैं वो नर्वस होते हैं जब उनके पास कोई मौजूद हो, तो वो उसको ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये याद इस तरीके से करना है कि कंपैरिजन के थ्रू दोनों को याद करते जाना है, ठीक हो गया। वैरायटी ऑफ वेज का मतलब क्या होता है कि कुछ जो लर्नर्स होते हैं ना उनके पास फ्लेक्सिबल, और वो लर्न करते हैं as well alone as they as can with authority figures and peer groups। कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो उनका जो लर्निंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। एंड वुड बेनिफिट फ्रॉम हैविंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, वैरायटी ऑफ वेज के थ्रू वो लर्न करते हैं, ठीक है। कुछ अथॉरिटी फिगर्स के साथ लर्न कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो अपने कोलीग्स के साथ लर्न कर रहे होते हैं। तो वैरायटी ऑफ वेज के थ्रू वो लर्न करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है फिजिकल एलिमेंट्स। फिजिकल एलिमेंट्स में परसेप्चुअल स्ट्रेंथ आ जाता है। परसेप्चुअल स्ट्रेंथ, परसेप्चुअल स्ट्रेंथ्स बेसिकली जो होती है ना, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, काइनेस्थेटिक प्रेफरेंस, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक हो गया। विजुअल, ऑडिटरी, ऑडिटरी के अंदर आ जाता है जो बेस्ट लर्न करते हैं लिसनिंग के थ्रू, ठीक हो गया। विजुअल के थ्रू आ जाएगा कि वो रीडिंग के थ्रू करते हैं, वो लर्न बेस्ट फ्रॉम रीडिंग और ऑब्जर्वेशन, विजुअल मतलब ऑब्जर्वेशन। टैक्टाइल आ जाएगा वो जो कि
मतलब कि क्या करते हैं, रीड करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, लिसन करते हैं, जो चीज वो लिसन कर रहे होते हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं वो, और रीड करते हैं प्रॉपर चीजों को, तो उससे टैक्टाइल प्रेफरेंस कहते हैं। कुछ काइनेस्थेटिक प्रेफरेंसेस के साथ काम कर रहे होते हैं वो लोग जो कि ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और रिटेन कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। बेस्ट मैन अलाउड टू परफॉर्म होल बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि काइनेस्थेटिक के अंदर बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू लर्न करने की एबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके थ्रू जो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, वो काइनेस्थेटिक के अंदर आएंगे, जो बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, यानी कि जो चल फिर के पढ़ना पसंद करते हो, लर्न करना पसंद करते हो, तो दैट इज काइनेस्थेटिक प्रेफरेंस। उसके बाद इनटेक का मतलब क्या होता है, कुछ लर्नर्स खाना पीना कुछ भी, जब भी वो मतलब पढ़ रहे होते हैं तो उनका दिल कर रहा होता है, यानी कि वो अपने लर्निंग के दौरान जो है ना वो ईट ड्रिंक च्यू बाइट वगैरह इस तरीके से, मतलब कि उनको ज्यादा अच्छे से लर्न हो रहा होता है जब वो कोई चीज खाते हैं तो। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई खाने शाने की जरूरत नहीं है, नो इंटेक अंटिल आफ्टर दे हैव फिनिश स्टडिंग। वो जब तक पढ़ नहीं लेते वो कुछ खाते पीते नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स आप में से भी जरूर ऐसे होंगे जो जब तक कुछ खा ना लें वो कुछ याद नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी एनर्जी ही नहीं है हमारे अंदर, तो दैट इज इनटेक। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जैसे जो जिनको होश ही नहीं होती, कि बस वो पढ़ने में लगे हुए हैं और उनको नहीं पता कि अब हमें भूख लगी है तो हमें खाना खाना चाहिए, उसके बाद हमें एनर्जी गेन होगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे का मतलब ये होता है कि वो कुछ दिन के टाइम पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ नाइट टाइम पे पसंद करते हैं, हर किसी का डिफरेंट टाइम होता है। ये देखें, कुछ अर्ली मॉर्निंग लर्नर्स होते हैं, कुछ लेट मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ आफ्टरनून लर्नर्स होते हैं, कुछ इवनिंग लर्नर्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन सा स्टाइल चूज करते हो, किसके थ्रू लर्न करते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, दिस मोबिलिटी मोबिलिटी का बेसिक नीड टू मूव अराउंड वर्सेस स्टिल। मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चल फिर के पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ कहते हैं बस हमने एक जगह बैठ जाना तो यहाँ से उठना नहीं है हमने, वो काफी घंटे वहां बैठ के अपनी लर्निंग में एंगेज होते हैं। ठीक है। बैठ के यानी कि वो पढ़ना पसंद करते हैं, घंटों वो बैठे ही रहते हैं, कुछ चल फिर के पढ़ना पसंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। इसके अंदर आता है ग्लोबल वर्सेस एनालिटिक। अब ग्लोबल का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वर्सेस एनालिटिक, यानी कि डिटेल्ड फोकस और बिग पिक्चर लर्नर्स ये होते हैं एनालिटिकल वर्सेस ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है बिग पिक्चर, और एनालिटिकल का मतलब है एनालाइज, यानी कि डिटेल्ड फोकस्ड होके पढ़ना। अब कुछ लर्नर्स होते हैं वो ग्लोबल थिंकिंग करते हैं, यानी कि वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, obtaining मीनिंग फ्रॉम अ ब्रॉड ओवरऑल कंसेप्ट बिफोर फोकसिंग ऑन डिटेल्स। मतलब कि डिटेल पे फोकस करने से पहले वो ओवरऑल कंसेप्ट लेते हैं चीजों का। ठीक है। कुछ एनालिटिकल होते हैं, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए सिक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप चीजों को लर्न कर रहे होते हैं। तो दैट इज ग्लोबल वर्सेस एनालिटिकल। उसके बाद आते हैं हेमिस्फेरिक प्रेफरेंस। हेमिस्फेरिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कुछ लर्नर्स जो होते हैं ना वो राइट ब्रेन प्रेफरेंस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको बेस्ट लर्न होता है इन द इन्वायरमेंट दे हैव इल्यूमिनेशन बैकग्राउंड म्यूजिक और कैजुअल सेटिंग। और जबकि कुछ लर्नर्स जो होते हैं ना बेसिकली वो लेफ्ट ब्रेन थिंकर्स होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हुए, यानी कि हेमिस्फेरिक का मतलब है राइट और लेफ्ट, कुछ राइट के थ्रू बेस्ट लर्न करते हैं, कुछ लेफ्ट के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट आ जाता है इम्पल्सिविटी वर्सेस रिफ्लेक्सिविटी। तो इम्पल्सिविटी का मतलब क्या होता है, यानी कि इम्पल्सिव लर्निंग लर्नर जो होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट वर्बली इन द ग्रुप्स एंड टेंड टू आंसर क्वेश्चन स्पॉन्टेनियसली। ठीक है। इम्पल्सिव का मतलब है कि क्विक रिस्पॉन्डर्स, और रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि थॉटफुल डिसीजन मेकर। यानी कि कुछ तो लर्नर्स होते हैं कि वो फौरन से अगर उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो फौरन से आपका जवाब देंगे, जबकि कुछ ऐसे होते हैं, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि थॉटफुल डिसीजन मेकर, यानी कि आप उन्हें कहेंगे तो ही वो आपको आंसर देंगे, अदरवाइज वो बैठे रहेंगे। ठीक है। यानी कि जो वॉलंटियर इंफॉर्मेशन आपको दे दे दैट इज इम्पल्सिविटी, और जो आपको आपके कहने से इंफॉर्मेशन दे तो दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। ओके। उसके बाद ये हमारा लर्निंग स्टाइल कंप्लीट हो गया। देन हम इसका इंस्ट्रूमेंट देखते हैं किसके थ्रू हम लोग इसको मतलब मेजर करेंगे इसको, यानी कि कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि लर्नर जो होते हैं वो कौन से मतलब के एलिमेंट्स होते हैं और स्टिमुलाई होते हैं जिनके थ्रू वो लर्न करते हैं। तो उसके लिए एक सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है जो वाइडली यूज होता है डू एंड डन को मेजर करने के लिए, वो हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउ लर्नर्स प्रेफर फंक्शन। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। स्टाइल इन्वेंटरी, डून एंड डन लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी इज अ सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है ये लर्निंग स्टाइल ही है जिसके थ्रू हम लोग
उसको देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा, डून एंड डन लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी, ये इस सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाता है जुंग एंड मेयर। अब ये बेसिकली किसने दिया था, स्विस साइकेट्रिस्ट था। ये डेवलप अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बाय आइडेंटिफाइंग द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, यानी कि एक्सट्रावर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स, इसके बारे में इसने बताया था। इस तरह की कैटेगरीज थी जिस पे इसने फोकस किया था, अलोंग विद ऑपोजिट मेंटल फंक्शंस। तो इसने जो हमारे कुछ लोग जो होते हैं ना सोसाइटी के अंदर, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो बेसिकली इसने किस पे फोकस किया था, इसने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो होती है ना एटीट्यूड्स ऑफ पीपल के अंदर, उसको उस पे इसने फोकस किया था। ठीक है, ये वाहद ऐसा बंदा है जिसने एटीट्यूड जो होते हैं ना लोगों के, उसमें इसने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटीज के बारे में, लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि पर्सनैलिटी मतलब कि फोकस्ड कौन सा बंदा था जिसने पर्सनैलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया, तो आपने इसका आंसर देना है जंग एंड मेयर्स ब्रिग्स टाइपोलॉजी। ठीक है, और कब दिया था इसने, 1921 से 1971 के अंदर। और हर कोई जो है ना यही ओपोजिंग परसेप्शंस को यूज कर रहा होता है जब वो लोगों के साथ या सिचुएशंस को डील कर रहा होता है सोसाइटी में। अच्छा, अब आपने इसको याद किस तरह करना है, ये ना इसका टेबल बना हुआ है आपके, ये जो ये सारा है ना, ये टेबल वगैरह, ये यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको इसको इजी वर्डिंग में बताती हूँ। ना ही आप लोगों ने ये सारा यहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में ना मैं आपको टेबल से करवाऊंगी, ये सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसने, हाँ, ये एक एमसीक्यू जिसमें आता है कि इसने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, कितनी पर्सनैलिटीज के बारे में इसने बताया था, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में। और इसके बारे में ये जो समरी है ना, ये टेबल है, ये 16 टाइप्स हैं इसकी, जिस पे इसने मतलब कि जो पर्सनैलिटीज के बारे में इसने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये इसके यहाँ से एक डेफिनेशन भी आपने कर ली, अकॉर्डिंग टू मेयर्स एंड ब्रिग्स एन इंडिविजुअल रीचेस अ कंक्लूजन अबाउट और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू अ प्रेफरेंस ऑफ जजिंग और परसीविंग। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ये आगे मैं आपको टेबल से करवाऊंगी, वो आपने अच्छे से करना है। और टेबल इसी के आगे दिया हुआ है, पेज नंबर 151 पे दिया हुआ है ये टेबल स्टूडेंट्स, ये वाला, ये टेबल आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको आपने साइड पे आपने ना ये जो हेडिंग्स मैंने दी हुई है ये वाली, ये लिख लेनी है आपको। मैं बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको लर्न करना है। सबसे पहले आता है एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, देन हमारे पास आता है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, ठीक है, थिंकिंग वर्सेस, ये देखें टी से क्या बनता है हमारे पास, आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। ये टी थिंकिंग में आ जाता है, और उसके बाद आता है एफ से फीलिंग, टी एफ, और उसके बाद जे पी, जे में हमारे पास क्या आता है, जजिंग, और पी से क्या है हमारे पास, परसीविंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। अच्छा, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना बेसिकली ये लाइक करते हैं ग्रुप वर्क को। हमने इनको कंपैरिजन के थ्रू याद करना है, जब भी आपने याद करना है तो कंपेयर करके दोनों को याद करना है, ई आई एस आई टी एफ जे पी, इन दोनों को इस तरीके से आपने लिख लेना है और इनको कंपैरिजन के थ्रू याद कर लेना है। एक्स्ट्रावर्जन लोग जो होते हैं वो ग्रुप वर्क को पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, डिसलाइक स्लो पेस लर्निंग। जबकि जो इंट्रोवर्जन है उसके बरअक्स है, वो ग्रुप में पसंद करते हैं, ये जो है ना वो क्वाइट मतलब कि अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले पढ़ना। इंट्रोवर्जन होते हैं ये इंटरप्शंस को डिसलाइक करते हैं, लेकिन वो जो है वो डिसलाइक नहीं, वो डिसलाइक करते हैं स्लो पेस लर्निंग को, यानी कि जब उनकी स्लो लर्निंग हो रही होती है ना तो वो उसको पसंद नहीं करते, वो कहते हैं हमें जल्दी जल्दी हर चीज हजम हो जाए, जल्दी से हर चीज याद हो जाए, यानी कि ग्रुप वर्क पसंद करते हैं वो। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक्शन को लाइक करते हैं, और टू एक्सपीरियंस थिंग्स एज दे वे टू लर्न, जिस तरीके से वो लर्न हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, नेक्स्ट में आ जाता है कि ऑफर ओपिनियंस विदाउट बीइंग आस्क्ड, मतलब कि उनसे पूछा नहीं जाता, वो अपना ओपिनियन खुद ही देना शुरू कर देते हैं। आस्क क्वेश्चंस, अब इसके इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ऑफर ओपिनियंस ओनली व्हेन आस्क्ड, जब इनसे पूछा जाता है तब ये ओपिनियन देते हैं। आस्क क्वेश्चंस टू अलाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है एस आई, एस से आता है सेंसिंग और इंट्यूशन। अब सेंस में क्या होता है कि प्रैक्टिकल काम हो रहा होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, ये रियलिस्टिक होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, और लर्न कर रहे होते हैं ये ऑर्डरली सीक्वेंस के थ्रू चीजों को। जबकि हमारे पास इसमें सेंसिंग के साथ हमारे पास आता है इंट्यूशन। इंट्यूशन वाले क्या करते हैं, ऑलवेज लाइक समथिंग न्यू, और ये इमेजिनेटिव होते हैं, मतलब उसके सारे ऑपोजिट आ जाएगा।
यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ऊपर हमने सेंसिंग पढ़ा है, तो सेंसिंग का ऑपोजिट सेंसिंग के साथ ही क्या है, इंट्यूशन है। सेंस करना और चीजों को यानी कि परसीव करना, और इंट्यूशन के थ्रू क्या होता है कि ब्रेन प्रोसेस को यूज करते हुए रिप्लाई देना चीजों को। ठीक है, ऑलवेज लाइक समथिंग न्यू, इमेजिनेटिव होते हैं, यानी कि इमेजिनेटिव, आई से इंट्यूशन, आई से इमेजिनेटिव, और ये पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ये होल कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जबकि सेंसिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेंसिंग में हमने कहा था कि वो ऑर्डरली सीक्वेंस को जो है ना वो लर्न करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि उसके ऑपोजिट आ जाएगा ये। उसके बाद आता है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। अब थिंकिंग में क्या होता है कि लो नीड फॉर हार्मनी। ठीक हो गया, ये फाइंड्स आइडियाज थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग देन पीपल, ये एनालिटिकल होते हैं और फियर होते हैं। अब थिंकिंग का ऑपोजिट, थिंकिंग के बरक्स कुछ लोग जो होते हैं वो फीलिंग्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। वो किस तरह से मतलब के लर्न करते हैं, फीलिंग्स में वो वैल्यू वैल्यू वो हार्मनी का वैल्यू, यानी कि उसके ऑपोजिट आ जाएगा थिंकिंग के। ठीक है, ये लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और थिंकिंग वाले लोग जो होते हैं वो लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। फीलिंग में यही आ जाता है जब हम दूसरों का दर्द महसूस कर रहे थे, यानी कि हम यूनिटी को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू करते हैं हार्मनी को, पीपल के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और परसीव कर रहे होते हैं चीजों को, तो ये फीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसका ये देखें, फीलिंग के अंदर आ जाता है हमारे पास जो वैल्यू हार्मनी, और ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोगों के अंदर देन थिंग्स और आइडियाज, और सिंपैथेटिक होते हैं। ठीक है, और परसीविंग होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब हमारा फोर्थ नंबर पे आता है जजिंग वर्सेस, जजिंग वर्सेस परसीविंग। अच्छा, अब जज में क्या होता है, जजिंग के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जजिंग में क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पसंद करते हैं, मेथोडोलॉजिकल होते हैं, वर्क ओरिएंटेड काम करना पसंद करते हैं, और इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कि जज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, जजिंग का ऑपोजिट कुछ लर्नर्स होते हैं वो परसीव कर रहे होते हैं, यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, प्ले ओरिएंटेड होते हैं, अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। तो उसके ऑपोजिट जो है ना वो परसीविंग में आ जाएगा। इस तरीके से आपने कंपैरिजन के थ्रू जो है ना इसको याद कर लेना। आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरी। ठीक है, यानी कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, इनका आपने दोनों कंपेयर करके दोनों को याद करना है। उसके बाद सेंसिंग और इंट्यूशन, इन दोनों को भी कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज की। आपने इनको कंपैरिजन के थ्रू याद करना है, जजिंग वर्सेस परसीविंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब हम इसके पास्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक लास्ट ऑब्जेक्टिव भी रह गया, वो भी हम लोग डिस्कस कर लें, जिसमें लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव था प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग साइकिल, इनका क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे तो हम पहले फर्स्ट चैप्टर में ये कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा करवा दूं अगेन। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपके साथ मैं नोट्स जो है ना वो शेयर कर दूंगी बुक से, किस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको कहा, ग्रुप में बताया था कि ये बुक आप लोग ले लें, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं ली अभी तक तो मैं आपको इसके नोट्स जो है वो भेज दूंगी। इट्स ओके। अच्छा, डेफिनेशन सबसे पहले हम इसकी देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स रूट कॉज, आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन एंड सस्टेनिंग द रिजल्ट्स। अच्छा, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बेसिकली, ये हमारा लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव था जो कवर होने वाला रह गया था। वैसे तो मैंने आपको पहले भी ये करवाया है, लेकिन चलिए अब आपको रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बेसिकली, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, डीजी आदमी, इसके थ्रू आपने इसको याद रखना है। डी से क्या होता है, डिफाइन द प्रॉब्लम। जी से क्या होता है, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस। याद आपने इसको इसी सीक्वेंस के थ्रू करना है, लेकिन निमोनिक जो होता है ना वो आपकी मेमोराइज करने के लिए जो है ना आपको बताया जाता है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस आपने यही फॉलो करना है, एनालाइज द प्रॉब्लम, देन डी से आता है डिफाइन द प्रॉब्लम,
ये डी हमारे पास जो होता है ना, ये आ जाएगा स्मॉल में। यानी कि इसमें दोबारा से डिफाइन द प्रॉब्लम हमने कर लिया है, तो वो बस एक ही है। डी जी आदमी के थ्रू, यानी कि एक निमोनिक है ये, जिसमें डी जो है वो साइलेंट है। एम आई ई, एम से क्या होता है हमारे पास मॉनिटर एंड एवेलुएट, आई से क्या हो जाएगा इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, और ई से आ जाता है एवेलुएट एंड सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम क्लियरली जो है ना वो इशू को बताते हैं। अंडरस्टैंड इट्स रूट कॉज, आइडेंटिफाइंग द डिजायर्ड आउटकम, बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल, ब्रेकिंग डाउन complex problems। Identifying the desired outcome, be specific as possible, break down complex problems into smaller manageable components। then हमारे पास आता है analyze the situation। इसमें आ जाता है analyze the situation। एनालाइज द सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो हम उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं अंडरलाइंग फैक्टर्स को, एक्सप्लोरिंग एनी कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस, और गैदर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन आता है जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हम लोग वो अप्रोचेज यूज करते हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। जैसे इंकरेज द क्रिएटिविटी, जनरेट अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज, कंसीडर द अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस, और हम टेक्निक्स यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी दिए गए हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, डिटरमिन द रूट कॉज, develop alternative solutions, select a solution, implement the solution, और evaluate the outcome। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है अवेल्युएशन का प्रोसेस। अवेल्युएशन के जरिए हम क्या करते हैं, असेस पोटेंशियल सॉल्यूशन बाय, कंपेयर करते हैं हम लोग आइडिया, उसके मतलब के जो प्रोज और कॉन्स होते हैं, यानी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एनालाइज करते हैं फिजिबिलिटी को, कंसीडर द इफेक्टिवनेस, और अलाइन विद द डिजायर्ड आउटकम। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है, लोकेट द नेसेसरी रिसोर्सेज, कम्युनिकेट द प्लान टू स्टेक होल्डर्स, डिफाइन क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद आगे सिक्स पे आता है मॉनिटर एंड एवेलुएट। इसमें क्या होता है, हम प्रोग्रेस को असेस करते हैं, मेक एडजस्टमेंट्स, और लर्न फ्रॉम प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग साइकिल। इन दोनों का क्या मतलब डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग साइकिल जो डीपली इंटरकनेक्टेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो लर्निंग होती है ना वो उसमें हम लोग चैलेंजेस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिससे जिसमें हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। लेकिन जो हमारे पास लर्निंग साइकिल्स होते हैं ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं एनालाइज करने में और रिफ्लेक्ट करने में उन प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो कॉल का मॉडल है ना उसी के थ्रू इसको इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस है लर्निंग साइकिल स्टेज में, और इसका क्या रिलेशन, लर्निंग साइकिल्स का क्या रिलेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, इनका क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं। कंक्रीट एक्सपीरियंस और कनेक्शन इसका क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, यानी कि हम फेस कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि लर्नर्स एनालाइज करता है प्रॉब्लम्स को इसके अंदर, कि ये क्यों हुई है, किस लिए हुई है, उसको एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में क्या होता है कि थिंकिंग को यूज करना। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, वॉच करना। और कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन किसे कहते हैं हम लोग, डूइंग, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन के भी हो गया। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज और स्ट्रेटजीज को मतलब के जनरेट करना। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अंदर लर्नर जो होते हैं ना वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि नॉलेज को अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो बेसिकली क्या है, लर्निंग साइकिल पे जो है वो बेस कर रहा होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम इसके पास पेपर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने जो अभी तक हमारा सारा कवर हो चुका है वो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ ही। ये जो लर्निंग थ्योरी है ना, ये इस चैप्टर के जो पास पेपर के क्वेश्चंस है ना वो आइए मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ पीडीएफ, लर्निंग साइकिल्स मॉडल और लर्निंग स्टाइल्स। इसमें जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट यूनिट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। ये इसके अंदर नहीं आता। ठीक है। उसके बाद आता है राइटर रोडन कोड लर्निंग मॉडल, ये भी हम कर चुके हैं, पास पेपर का क्वेश्चन था, ये भी हमारा हो गया है।
ठीक हो गया। उसके बाद 4 मोड्स ऑफ लर्निंग बाय कॉल्बी, ये भी हो गया हमारा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स जो अभी अभी हमने किए हैं और पहले भी मैंने आपको यूनिट 1 में करवा दिए हैं, ये भी हमारा हो गया पास पेपर का क्वेश्चन। उसके बाद आता है डिफाइंड लर्निंग और टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसके अंदर जो है ना वही वार्क लर्निंग, मैंने इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वार्क लर्निंग स्टाइल जो है ना वो इसका, वही आपने इसमें डिस्क्राइब कर देना है, वही लर्निंग की टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डिफाइन लर्निंग स्टाइल और डून एंड डन, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो गया पास पेपर का क्वेश्चन। देन गार्डनर्स एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी हमने आज कर, ये भी हमने पहले डिस्कस कर ली थी लेक्चर में। देन हेल्थ बिलीफ मॉडल की डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट के 235 पेज पे, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास पेपर का। उसके बाद हमारे पास आगे पास पेपर का क्वेश्चन है व्हाट आर रोल्स ऑफ नर्स एज एजुकेटर और व्हाट इज हेल्थ प्रमोशन मॉडल, रोल ऑफ हेल्थ नर्स एज एजुकेटर, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। ये बुक के पेज नंबर 247 पे जो है ना वो दिया हुआ है। तो ये भी आज मैं आपको इसकी लिस्टिंग बता देती हूँ, ठीक है। 247 पेज अपनी बुक पे आप लोगों ने मार्क कर लेना है। ये भी आपको मैं पढ़ा देती हूँ आज के लेक्चर में, ताकि हमारे पास पेपर के सारे क्वेश्चन एंड हो जाए। तो ये बेसिकली इसके रोल्स हैं बेस स्टूडेंट्स, रोल ऑफ नर्स एज एजुकेटर। 247 पेज पे दिए हैं मैं बुक के ऊपर। इसका निमोनिक है फोर्स। एफ से क्या होता है, फैसिलिटेटर ऑफ चेंज, FORCE, ये इसका निमोनिक है। जिसमें एफ से जो है ना हमारे पास वो आता है फैसिलिटेटर ऑफ चेंज। उसके बाद ओ से हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजर, सी से कॉन्ट्रैक्टर, और आर से हमारे पास आता है, और ई से आता है अवेलुएटर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर, फैसिलिटेटर ऑफ चेंज, आर जो है ना वो साइलेंट है इसमें, ठीक है, ये निमोनिक के अंदर। फैसिलिटेटर ऑफ चेंज में क्या आ जाएगा बेसिकली, कि वो हेल्थ को हमने पढ़ना है कि उसने चेंज किस तरीके से लाना है, ठीक है। नर्स एज एजुकेटर यानी कि जब वो पढ़ा रहा होता है तो वो किस तरीके से लर्निंग को मतलब कि फैसिलिटेट करेगा, तो इसके इसमें किस तरह वो हेल्थ को प्रमोट करेगा, हेल्थ एजुकेशन को और हेल्थ प्रमोशन को। इसके थ्रू जो होता है ना बेसिकली, जब वो इन चीजों को प्रमोट करेगा तो लर्नर जो है वो बेस्ट लर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे अगला रोल जो है वो आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना बेसिकली, ये वर्ड होता है म्यूचुअल, स्टेटिंग म्यूचुअल गोल्स टू बी अकॉम्प्लिश, यानी कि म्यूचुअली गोल्स को अकॉम्प्लिश करना। देन उस पे सबका एग्रीमेंट होना, ठीक है। और उस पे एक्शन प्लान जो क्रिएट होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर हम लोग। ये जो एक्शन प्लान होता है ये स्पेसिफिक होता है, और इसके अंदर सारा कुछ बताया जाता है कि कौन और कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल होंगे और किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस जो है वो जनरेट होगा, और कहाँ पे ये जो है ना वो किया जाएगा परफॉर्म, और कब किया जाएगा एक्शन परफॉर्म, ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो डिसाइड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो बिल्डअप होते हैं, जैसे टीचर लर्नर रिलेशनशिप है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर के अंदर क्या होता है कि सिक्वेंशली ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और प्रायोरिटीज सेट करना, ठीक है, ऑफ सब्जेक्ट मैटर आर टास्क टेकन ऑन द नर्स व्हेन इन द रोल ऑफ एजुकेटर। एज एजुकेटर नर्स जो होती है वो ये काम जो है वो परफॉर्म कर रही होती है ऑर्गेनाइजर का। उसके बाद आता है वैल्यूएटर। वैल्यूएटर के अंदर वो सारा कुछ एवेलुएट करेगी, जो उसने सारा नॉलेज ऊपर जनरेट किया, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज किए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आगे वो नॉलेज पे जो अप्लाई करेगी उसको एवेलुएट करेगी कि क्या उसकी आउटकम आई है, और क्या उसको फर्दर इसमें जो है वो जरूरत है कि कोई न्यू चीज वो ऐड करें, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट पास पेपर के वो कंप्लीट हो गए हैं। एक और इस पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें स्टेजेस ऑफ चेंज आ जाता है, ठीक है, वो आज हमने डिस्कस करनी है। जिसमें जो पेज नंबर 241 पे दी गई है, ये सिर्फ आपने एक टेबल जो है ना ये याद कर लेना है। प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन। प्री कॉन्टेम्पलेशन में क्या होता है, मैं आपको वैसे इसका जो है ना वो ओवरव्यू दे रही हूँ। प्री कॉन्टेम्पलेशन में क्या होता है कि लर्नर जो होता है ना उसकी कोई सेंस नहीं होती कि उसने किस तरीके से अपने आप में चेंज लाना है, वो बिल्कुल अनमोटिवेटेड होता है, उसको नहीं पता कौन सी प्रॉब्लम है। कॉन्टेम्पलेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि उसको स्ट्रेटजीज का पता चल जाता है, कौन कौन सी उसने स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। प्रिपरेशन के अंदर वो प्रॉपर मतलब कि एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन वो जनरेट करता है जिसके थ्रू उसने प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। एक्शन के अंदर क्या होता है, वो जो प्लान ऑफ एक्शन उसने जनरेट किया होता है ना
अब उसको वो एक्शन के अंदर लाएगा, यानी कि अप्लाई करेगा उसको, ठीक है। इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज वो यूज करेगा, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, सपोर्टिव रिलेशनशिप जिसके थ्रू उसका एक्शन जो है वो फुलफिल हो और वो चेंज ला सके। मेंटेनेंस के अंदर वो उसको जो उसने चेंज लाया होता है वो उसको मेंटेन करता है 6 मंथ तक के टाइम पीरियड तक, ठीक है। इसके लिए वो स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो बिल्कुल बिल्कुल एक्शन प्लान वाली फॉलो करता है। देन टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एक्शन प्लान अब मतलब कि कोई भी नहीं कर रहा होता, तो वो अपना ये जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि लास्ट वाला टर्मिनेशन में वो फुली जो है ना वो न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट कर चुका होता है, तो अब उसको कोई भी वापस ओल्ड बिहेवियर की तरफ जाने की जरूरत नहीं रहती और कोई रिलैप्स का चांस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें वो खत्म कर देता है अपना अदर स्ट्रेटजीज जो भी होती हैं। जो स्टेजेस ऑफ चेंज थी मॉडल, इसको हम लोग बेसिकली ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल भी कहते हैं ऑफ बिहेवियर चेंज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यूएचएस में आया हुआ था, तो मैंने आपको ये भी इसके साथ ही कवर करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, आज का इतना ही आपका था।